नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मुरादाबाद से खबर, जहां ओम प्रकाश राजभर पर आजम का सीधा हमला देखने को मिला। यहां आजम खान ने कहा है कि पहले खुद को बना लें, फिर किसी को बनाएं। ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हैं, वो बेकार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनाया है। आजम खान की ये टिप्पणी है। कहा कि छोटी बात पर क्यों अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव को 10 तीर कमान दूंगा, जिससे निशाना साधे लेकर खड़े हो जाए, जिससे भी वे निशाना साधे उसे लेकर खड़े हो जाए। ये आजम खान का बयान है। सपा कमजोर पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और ओपी राजभर को नसीहत देते हुए आजम खान। देखो, वो बड़े नेता हैं और वो मुख्यमंत्री भी बना रहे थे, सरकार भी बना रहे थे, और चल सन्यासी मंदिर में। तब जिसमें इतने गुण हो, अब हमारे वोट तो अच्छे खासे हैं और हमारे कहने से लोग दे भी देते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं, हम किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मगर देखिए, उनके पास जो वो बेकार मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री बनाया है। तो छोटी बात पर क्यों अड़े हुए हैं? सर, एक छोटा सा सवाल, पहले खुद को बना लें, फिर किसी को बनाएं। सपा यार इतनी कमजोर भी नहीं है, इतनी कमजोर भी नहीं। यहाँ से जो गया वो गया। किसी भी राजनीतिक दल से, ऐसे राजनीतिक दल से जो खुद अपने में एक पहचान, उससे व्यक्तियों की पहचान तो होती है, लेकिन व्यक्तियों से उसकी पहचान नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा भी है और एक पुराना संघर्ष का नाम भी है। उसे फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो 2024 में कोई असर नहीं पड़ेगा सर इसका? हम अगर ऐसे पढ़ते तो हर गली का नेता पार्टी खत्म कर देता। इस बार मैंने ये सोचा है कि अखिलेश जी को एक 10 तीर कमान दूंगा, जो निशाना साधे खड़े हो जाएंगे। कर उसको कैसा रहा? उधर मिशन पूर्वांचल पर निकले अखिलेश यादव आज फॉर्म में दिखे। अखिलेश वाराणसी पहुंचे तो चाचा शिवपाल और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को नई पार्टी बनाने की नसीहत दे डाली, तो वहीं सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर तीखे बयानों के तीर छोड़े। इशारों इशारों में राजभर पर पैसे लेकर टिकट देने की तोहमत जड़ दी, तो वहीं ये भी कहा कि राजभर के अंदर दूसरे दल की आत्मा आ गई है। समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। देखिए, एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। की सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी। बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। राजभर पर बरस रहे अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को भी नसीहत देना नहीं भूले। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सम्मान नहीं मिल रहा तो अलग पार्टी बनाएं और उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहें। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में शामिल करें, वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से खास बातचीत की, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे। कार्यकर्ता और नेता गांव-गांव जाएं और घर घर जाकर सदस्यों को बनाएं। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस खास बातचीत में कहा है, आपको सुनवाते हैं।
तो सदस्यता अभियान और इसको लेकर पूर्वांचल में आप पहुंचे। सदस्यता अभियान चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा और मैं जनता से अपील करूंगा और कार्यकर्ताओं से कहूंगा, कार्यकर्ता नेता गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं, शहरों में जाएं, सदस्य बनाएं, जिससे आने वाले समय में बीजेपी का मुकाबला कर सकें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहा जा रहा, हमेशा आप जब एक एक्सप्रेस वे आपका भी था और उसके बाद अब एक ये क्या कहना? मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी को ईडी और सीबीआई पे बहुत भरोसा है, तो कम से कम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का सीबीआई ईडी भी करा दें। और फिर अभी मैं 5 किलोमीटर चला था बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, 2 पुल आधे अधूरे हैं, मार्किंग नहीं हुई है, बैरिकेडिंग नहीं है, लाइट्स नहीं है, मतलब आधे अधूरे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से करवा लिया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर का क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। इसके साथ ही चाचा भी हैं, तो ये क्या है, ये चल क्या रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, आज वो गठबंधन में नहीं है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अध्यक्ष जी, चूंकि मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी आपसे, वो कह रहे थे कि ये सब गलत बात है, सब एक और अब बढ़ेंगे आगे लखनऊ से खबर, जहां समाजवादी पार्टी पर अरुण राजभर का जुबानी हमला भी देखने को मिला, जहां सपा ने जब से हमें स्वतंत्र किया है तब से बौखला गए, ये अरुण राजभर का कहना है। सपा हताश और निराश हो चुकी है। अरुण राजभर ने कहा, पूर्वांचल में सपा की जमीन खिसक गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी से जब से हमको उन्होंने स्वतंत्र किया है तब से वो बौखला गए हैं और इतना हताश हो चुके हैं, इतना निराश हो चुके हैं कि पूर्वांचल में उनकी जमीन खिसक गई है। ये क्या करते हैं कि एक भैंस होती है, जब तक दूध देती है बढ़िया तब तक वो अपने पास रखते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो ये भेज देते हैं हमारे जैसे लोगों के यहाँ कि जाओ अब वहाँ खड़े हो जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। तो आरोप बेबुनियाद है, ये बदनाम करने की एक साजिश है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नोएडा से, दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से ये छापेमारी चल रही है। सेक्टर 11 और 12 में मेट्रो हॉस्पिटल पर आईटी की रेड पड़ी, जहां वित्तीय अनियमितता, कैश ट्रांजैक्शन, कागजों में हेराफेरी की शिकायत मिली थी। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत कंपनी के डायरेक्टर पर छापा पड़ा है और तकरीबन 20 जगहों पर आयकर विभाग का ये छापा जारी है। छापेमारी आज भी जारी है, दूसरा दिन है जहां नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में छापेमारी हो रही है। इसमें हेराफेरी से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए जिसके तहत 24 घंटे से ज्यादा वक्त से छापेमारी जारी है। और अब खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। कानपुर हिंसा मामले से एक बड़ी जानकारी, हिंसा के 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। कानपुर पुलिस ने चारों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। 3 जून की कानपुर में हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां बिल्डर हासिफ वसीम, मुख्तार बाबा, अकील खिचड़ी, शफीक पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। साथ ही हयात जफर हाशमी पर भी ये एनएसए लगा है और पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। घटना घटित हुई थी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास हुआ था, उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया। उसी क्रम में जो मुख्य अभियुक्त थे, जिन्होंने की इसमें फंडिंग की और लोगों को इकट्ठा किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो मुख्य लोग हैं जिन खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, वो है हाजी मोहम्मद वसीम खां, मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी, अकील खिचड़ी, शफीक। 3 जून 2022 को जनपद कानपुर नगर में हुई घटना के संबंध में जो मुख्य अभियुक्त हयात जफर हाशमी, उनके संबंध में पुलिस आयुक्त कानपुर नगर की स्तर से प्राप्त रिपोर्ट एवं आख्या के परीक्षणोपरांत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के धारा 3(2) के तहत उनको निरुद्ध करने के संबंध में आदेश आज दिनांक 28 जुलाई 2022 को निर्गत किया गया। उधर यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बड़ा आदेश आया है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म में छात्रों का सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश प्रतिबंधित है। स्कूल की यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में अब छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र इन जगहों पर जाते हैं तो उनकी एंट्री बैन है। सभी डीएम को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये एक बड़ा फैसला, इस पर अब अमल शुरू हो गया।
हमारे साथ में इस समय आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी जी हैं, जिनकी तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। जानते हैं इसके पीछे का मकसद। मैम, ये जो आदेश है, पहले तो जानना चाहेंगे क्या है ये आदेश, इसके बारे में। ये आदेश है कि स्कूल टाइम में स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे सार्वजनिक स्थान जैसे रेस्टोरेंट है, मॉल है या पार्क है, ऐसी जगहों पर ना दिखें। अगर दिखते हैं तो उनका प्रवेश तो एक तो प्रतिबंधित है और उनको इसके लिए जागरूक भी किया जाएगा। अगर कोई उनको देखता है तो उनको अच्छे से समझाना और बात करना और उनको वापस स्कूल भेजना। हमने, चूँकि मैंने स्वयं भी कई बार जब मैं बाहर निकली और चूँकि मैं एक सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमने वाली और एक सामाजिक महिला हूँ, तो मैंने कई लोगों से इस विषय में चर्चा भी की। तो यही निकल कर आया कि बच्चे स्कूल को बंक करते हैं और ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं। 0 से 18 साल तक के बच्चों का संज्ञान चूँकि आयोग लेता है, इसलिए इस संज्ञान को आयोग ने लिया है और यहाँ पर ऐसे बच्चों का प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। लापरवाही अगर कोई करता है, निर्देशों के बाद मान लीजिए पार्क में, मॉल में एंट्री देते हैं, तो इसमें किस तरह से आयोग का रुख रहेगा फिर अगर लापरवाही हुई? अगर लापरवाही होगी तो पुनः फिर उनको, चूँकि ये एक इस तरीके का कार्यक्रम है, ये जागरूकता फैलाने की बात है, ये दंडनात्मक नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह के तमाम केस सामने आते हैं, आयोग के संज्ञान में आते हैं, जिनमें बच्चा स्कूल के लिए निकलता है, स्कूल जाता नहीं, क्लास बंक करता है, अप्रिय घटना की संभावनाएं भी बनती है। तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर और वो अपने स्कूल में जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए गए और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। और अब खबर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां CCSU में हुए MBBS कॉपी घोटाले में 3 अधिकारी दोषी करार दिए गए हैं। 4 साल पहले हुए कॉपी घोटाले में SIT ने जांच में तीनों अधिकारियों को दोषी पाया है। SIT जांच में पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण प्रसाद, पूर्व उप कुल सचिव VP कौशल और सहायक कुल सचिव संजीव कुमार दोषी पाए गए हैं। साथ ही VP कौशल आजमगढ़ विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर तैनात हैं, तो वहीं संजीव कुमार CCSU में ही तैनात हैं, जबकि पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण प्रसाद रिटायर हो चुके हैं। आपको बता दें कि 17 मार्च 2018 को STF ने छात्र कविराज और CCSU के 3 कर्मचारी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। छात्र कविराज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से मिलकर यहां बदलवा देता था MBBS की कॉपी और फिर बाहर से लिखी हुई कॉपी बंडल में रख दी जाती थी। तब सैकड़ों छात्रों के गलत तरीके से नंबर बदलवाने की बात भी सामने आई थी। मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद शासन ने SIT को जांच सौंपी थी। पहले हुए MBBS कॉपी घोटाला प्रकरण में SIT ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 3 अधिकारियों को दोषी पाया है। ये बात निकलकर सामने आई है कि MBBS प्रकरण में एक ऐसा गिरोह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में काम कर रहा था, जो बाहर से लिखी लिखाई कॉपी लाता था और जो पुरानी कॉपी थी उसके ऊपर का कवर लगाकर कॉपियां बदली जाती थी। ऐसा भी निकलकर सामने आया है कि अब तक न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इसी तरीके से पास कर दिए गए। फिलहाल जांच में कुछ तस्वीर तो पूरी तरीके से साफ हो गई है, लेकिन अभी देखना यह होगा कि शासन स्तर से इन लापरवाह अधिकारियों पर क्या बड़ी कार्रवाई होती है। चूंकि तमाम जानकारियां होने के बावजूद इन अधिकारियों ने लापरवाही बरती और इसी का नतीजा ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में MBBS कॉपी घोटाला हो गया और विश्वविद्यालय की साख को भी कहीं ना कहीं इससे बट्टा लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। और देहरादून से आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां देहरादून में साध्वी प्राची को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी के बाद साध्वी प्राची ने CM धामी से मुलाकात की है। सचिवालय में CM धामी से साध्वी प्राची ने मुलाकात की है। जान से मारने की धमकी साध्वी प्राची को मिली है। ये बड़ी खबर, जान से मारने की धमकी के बाद अब सुरक्षा की मांग वे कर रही हैं। पाकिस्तानी भाषा में धमकी भरा खत मिला है और इसी से संबंधित सुरक्षा की मांग को लेकर वे CM धामी से मुलाकात करने पहुंचे। सचिवालय में CM धामी से साध्वी प्राची ने मुलाकात की है। ये चाहे ओबीसी हो या विपक्ष हो, कावड़ यात्रा पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कावड़िए तपस्या करके एक बहुत बड़ा तप करते हैं
तब आकर के हरिद्वार से कावड़ उठाते हैं। रही बात ओवैसी, अब खबर सीतापुर से। सीतापुर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने यहां पहुंचे थे। जितिन प्रसाद ने हरगांव लखीमपुर मार्ग पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। मंत्री जितिन प्रसाद ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगरा में एक दरोगा की पत्नी से चेन स्नैचिंग का वीडियो सामने आया है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त दरोगा की पत्नी की गोद में बच्चा था, तभी पीछे से बदमाश ने झपट्टा मारा। ये तस्वीर आप देखिए, थाना शाहगंज के सीओडी कॉलोनी का ये मामला है। आप देख सकते हैं फोन पर महिला बात कर रही है अपने बच्चे के साथ और पीछे से बदमाश आता है, गले से चेन तोड़ता है और भाग जाता है। महिला की गोद में छोटा बच्चा भी है। ये दरोगा की पत्नी है जिनसे ये चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलिया में परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कांवड़ियों के पांव धोए और उन्हें फूलों की माला पहनाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से प्रेरणा लेकर ऐसा किया। माननीय योगी जी से और माननीय परिवहन मंत्री से उत्प्रेरित होकर हमने ये सोचा कि भाई हमारे परिवहन विभाग से परिवहन की बसों से लोग जो कांवड़ श्रद्धालु जा रहे हैं तो उनका जो है कुछ किया जाए। तो उनका पैर धोकर माल्यार्पण करके और मिष्ठान ग्रहण करा के उनको जो है आगे के लिए हम लोगों ने विदा किया। खबर लखनऊ से, जहां विकास नगर में गंदे पानी का प्रकोप है। गंदा पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। बच्चों समेत कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। गंदे पानी की सप्लाई की स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने अब कैंप लगाया है। गंदा पानी पीने से जहां कई लोग बीमार हो चुके हैं, बच्चों समेत कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए। यहां लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तराखंड में इन दिनों कोरोना के मामलों में फिर से रफ्तार देखने को मिल रही है। पिछले 10 दिनों में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे से टेंशन बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और बढ़ने लगी है टेंशन। मंगलवार को कोरोना के 282 नए केस सामने आए, जो पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा मामलों में से एक है। वहीं अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला देहरादून है। अगर आंकड़ों पर गौर करें, 17 जुलाई को 62 कोरोना के मामले आए, 18 जुलाई को 117 कोरोना के मामले आए, 19 जुलाई को 48 कोरोना के मामले आए, 20 जुलाई को 189 कोरोना के मामले आए, 2 मौतें, 21 जुलाई को 183 कोरोना के मामले आए, 22 जुलाई को 201 कोरोना के मामले सामने आए, 23 जुलाई को 260 कोरोना के मामले आए, 24 जुलाई को 142 कोरोना के मामले आए, 25 जुलाई को 182 कोरोना के मामले आए, 1 मौत हुई, 26 जुलाई को 282 कोरोना के मामले सामने आए। प्रदेश में ये स्थिति है जब टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ी तो मामलों में और इजाफा देखा जा सकता है। डॉक्टर्स ने भी इस बात पर चिंता जताई। सभी को एक बार फिर से कोरोना की पहली स्थिति जैसे ही सतर्कता बरतने की बात कही। करीब 10-15 दिन से देखा जा रहा है कोरोना के केसेस ने काफ़ी तेज़ी रफ्तार पकड़ी है। देहरादून में भी 100+ के केसेस आ रहे हैं। अभी बीच में 3-4 दिन पहले भी हमारे यहाँ मैक्सिमम 9 एडमिशन थे यहाँ पर, तो केसेस भी यहाँ एडमिशन के लिए आ रहे हैं। नंबर 1 तो हमारा, क्योंकि ऑलरेडी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, हमने एक विंग को अभी भी कोविड के लिए रखा हुआ है, जिसमें 9 बेड का आईसीयू और 20 बेड का वार्ड और 6 बेड का हमने स्पेशल क्यूबिक वार्ड रखा हुआ है। कोरोना से बचाव भी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं आखिर कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर की क्या सलाह है। पहले जैसा सतर्क होने की जरूरत। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें,
वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा लें। कोरोना के केसेस में ज़रूर आजकल केस बढ़ रहे हैं एक हफ्ते से, पर ये भी बताना चाहूँगी कि ये माइल्ड और मॉडरेट श्रेणी में आ रहे हैं। सीवियर इलनेस कम में रिपोर्ट हो रही है, और जिनमें सीवियर इलनेस हो भी रही है वो कोमॉर्बिडिटी के भी पेशेंट्स हैं। और वैक्सीनेशन का इसमें बहुत अच्छा रोल है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें घातक वायरस कम हुआ। कोरोना की बढ़ती रफ्तार बताती है अभी कोरोना का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। ऐसे में अस्पतालों और विभागों की जो भी तैयारियां हों, पर कोरोना के चंगुल से बचने के लिए हर किसी को पहले की तरह ही सतर्क होना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 282 मामले आए और साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1180 के पार हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सतर्क होने की आवश्यकता है। उधर विभाग की ओर से वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज पर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड में जिस तरीके से कोविड के केसेस पिछले 10 दिनों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जैसे पहले और दूसरे फेज को लेकर लोग सतर्क थे, उसी तरीके की सतर्कता एक बार फिर से बरतनी होगी। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। न्यूज़ एट 4 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।